बीजेपी हेडक्वार्टर से पीएम मोदी का प्रहार। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई। दस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच आज शिखर बैठक। 17वें आसियान समिट को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आर्थिक संकट होगा अहम मुद्दा। भारत और चीन के बीच सर्द मौसम में पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ। 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे दोनों देश। पैंगोंग से 3 फेज में होगी सेना की वापसी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी के एक्शन। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से 7 घंटे तक पूछताछ। अर्जुन रामपाल से आज होगा सवाल जवाब। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 8,593 नए केस। 85 की मौत। कुल 4,60,000 मरीज। और दिल्ली की फिर बिगड़ी आबोहवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में 400 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को खांसी और सांस लेने में हो रही है दिक्कत। गुड मॉर्निंग, मैं उमेश सिंह। इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। ये शुरू करते हैं जागिए सुबह हो गई। बिहार में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। बिहार की जीत पर पीएम मोदी ने भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान पीएम ने विक्ट्री साइन दिखाया। एनडीए की जीत पर पीएम मोदी ने जेपी नड्डा के नारे लगवाए। पीएम मोदी ने नारा दिया, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बीजेपी दफ्तर पर पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि ये 21वीं सदी का भारत है। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लिए ईमानदारी से काम करे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव परिणामों में एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं को जितनी बधाई दी जाए कम है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश और राज्य का विकास आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो और देश के काम से मतलब रखो। इसके साथ ही पीएम ने उपचुनाव में मिली जीत पर कहा कि बीजेपी को मणिपुर, यूपी, एमपी, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। बीजेपी दफ्तर पर जश्न में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। एनडीए की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बिहार वासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के कुछ देर बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर से पीएम आवास के लिए रवाना। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर लिखा गया, धन्यवाद बिहार। बिहार चुनाव परिणाम पर बोले तेजस्वी, सत्ता की आड़ में की जा रही है धांधली, उठाए आवाज। महागठबंधन पर बोले सुशील मोदी, खिसियानी बिल्ली जैसा है महागठबंधन का। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चिराग, लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर दिया वोट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने बिहार वासियों को किया धन्यवाद। कहा, मुझे खुशी है कि बिना सहारे हमें 6% वोट मिले। नीतीश को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, मैं नहीं चाहता सीएम बने नीतीश, बीजेपी जेडीयू को ही करना है तय। चिराग ने बिहार की जनता से किया वादा। कहा, 2025 के चुनाव में हम करेंगे अच्छा प्रदर्शन क्योंकि हमने इस चुनाव में जमीन तैयार की है।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन अम्माजी ने चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिराग जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी को आशीर्वाद देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। बिहार के नतीजों पर दिग्विजय सिंह ने ओवैसी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में ओवैसी कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की 5 सीटें आना ठीक नहीं, ओवैसी जिन्ना वाली सोच रखते हैं। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशी मनाई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर मुंबई में भी जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में जमकर जश्न मनाया। ड्रग्स केस में अर्जुन नामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से एनसीबी ने पूछताछ की है। छापेमारी के दौरान उनके घर से नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। एनसीबी की टीम ने अर्जुन नामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। एनसीबी दफ्तर से निकलने के बाद गैब्रिएला मीडिया से बचती नजर आई। गैब्रिएला एनसीबी दफ्तर करीब 12 बजे पहुंची थी। लंबी पूछताछ के बाद करीब 8 बजे एनसीबी दफ्तर से वापस निकली। सूत्रों की माने तो अर्जुन नामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से उनके घर पर बरामद हुई ड्रग्स के बारे में एनसीबी ने पूछताछ की है। ड्रग्स केस में आज अर्जुन नामपाल से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। अर्जुन नामपाल का ड्रग्स चैट वायरल होने के बाद उन्हें समन जारी किया गया था। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने पूछताछ की है। छापेमारी के दौरान उनके घर से ड्रग्स बरामद हुआ है। एलएसी पर कई महीनों से जारी तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक एरिया से सेना पीछे हटाने पर राजी हो गए। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। सैनिकों की वापसी 3 फेज में होगी। समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक इस साल अप्रैल मई में तैनाती वाली पोजीशन पर वापस लौटेंगे। 6 नवंबर को चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत हुई थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर घई बातचीत में शामिल हुए थे। दोनों पक्ष मॉनिटरिंग के लिए भी एक साझा मैकेनिज्म बनाने के लिए राजी हुए हैं। इसमें आपसी बातचीत के साथ ही निगरानी के लिए अनमैन्ड रेडियल व्हीकल यानी यूएवी का भी इस्तेमाल शामिल है। पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोले दागे। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच आज शिखर बैठक हो रही है। 17वें आसियान समिट को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इसमें आर्थिक संकट सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। पीएम मोदी ने ओडिशा के कटक में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश ने मौलाना अबुल कलाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिलावट से मुक्ति अभियान की शुरुआत की है और 9 गाड़ियों को रवाना किया जो राज्य में घूम घूम कर खाद्य सामग्रियों की जांच करेंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,281 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 512 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,27,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 86,36,011 केस सामने आए जबकि 4,94,657 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,593 नए मरीज मिले हैं जबकि
53 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 17,31,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरण चल रहा है। उन्होंने कहा, रोजाना जांच की संख्या में करीब 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वीं की परीक्षा के छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। राजस्थान के अजमेर में होने वाली पुष्कर मेले में इस बार कोरोना की वजह से नहीं होगा। इस मेले में राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। धौला कुआं समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के कड़कड़ डूमा में भी धुंध छाई रही। प्रदूषण का आलम यह है कि सुबह के समय भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के मोतीबाग, नारायणा समेत एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा। ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत पेश आ रही है। आगरा में ताजमहल भी धुंध के कारण धुंधला दिख रहा है। दोपहर के बाद भी काफी देर तक धुंध छाई रही। लखनऊ की हवा बेहद जहरीली हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 अक्टूबर को यूपी सरकार को पत्र लिखकर इसे नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। लखनऊ में बदमाशों ने सराफा कारोबारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद में युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई और युवती का शव उसके ही घर में मिला। हालांकि अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। लुधियाना में पुलिस ने शातिर लुटेरों गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लुटेरों के पास से हथियार और बाइक बरामद की। गाजियाबाद में एक मां ने अपने बच्चे को गेम खेलने से मना कर दिया, जिस पर बच्चा नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। हालांकि 18 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। लुधियाना में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री से करीब 50 लाख का पटाखा बरामद हुआ है। गाजियाबाद के लोनी में हाई टेंशन तार चाय की दुकान पर गिर गई, जिससे एक बुजुर्ग बुरी तरह से झुलस गया। मुंबई के विलेपार्ले में एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि कार सवारों को उस समय रहते बाहर निकाल लिया गया। मेरठ की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर में लोड केमिकल बाहर गिर गया। पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन और मेट्रो सेवा बुधवार को शुरू हो गई। ये कोरोना के कारण पिछले अप्रैल से बंद थी। ट्रेन में सफर करने के लिए सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए जीआरपी, आरपीएफ मुस्तैद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। कई महीनों के बाद रेलवे स्टेशन पर लोग दिखाई दिए। निट में हैदराबाद के 17 साल के लड़के ने रैंक हासिल किया, जिस पर परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर की है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन की जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 4 धाम के श्रद्धालुओं के लिए यह भवन बनाया गया है। सीएम योगी जल्द इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वाराणसी में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया। गंगा घाट पर हजारों की संख्या में दूसरे देशों के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार राम की पौड़ी पर करीब 5.5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई में त्योहारी सीजन को लेकर लोग जमकर खरीदारी करते दिख रहे हैं। दादर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ गया।
दिवाली को लेकर लोगों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी के फूल मंडी में लोगों ने फूलों की जमकर खरीदारी की। अलीगढ़ में महिलाओं के एक ग्रुप ने लोगों से इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की अपील की। इस दौरान महिलाओं ने लोगों के सजावट का सामान भी बांटा। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन लोग नए सामानों की खरीदारी करते हैं। लखनऊ में धनतेरस को लेकर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। बैंगलोर में दिवाली सीजन में दिए नहीं बिकने से कुम्हार परेशान। उन्होंने बताया कि पिछली बार के मुताबिक इस बार दिए कम बिक रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में भी बाजारों में रौनक फीकी दिख रही है। दिए नहीं बिकने की वजह से कुम्हार परेशान है। अब डिजिटल मीडिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा। सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कोरोना से परेशान उद्योग जगत को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इंडस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा की। सरकार ने 10 सेक्टरों को चुना है जिन्हें राहत दी जाएगी। बुधवार को कारोबार के अंदर सेंसेक्स 316 अंक उछलकर 43,593 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 118 अंकों की बढ़त देखी। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना महज 3 रुपए बढ़कर 50,114 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ, जबकि चांदी 451 रुपए की प्रति किलो की बढ़त देखी गई। कोरोना की सबसे ज्यादा मार होटल इंडस्ट्री पर पड़ी है। जनवरी सितंबर के बीच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का प्रति कमरे का 53% तक रेवेन्यू गिरा है। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाने जा रही है। अब एयरलाइंस को 70% कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट मिल गई। स्पाइस जेट को लेकर आगे संकट खड़ा हो गया। कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव हो गई है। इसके ऑडिटर्स ने कंपनी को आगे चलने से संदेह जताया। क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बना जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि रोहित में कप्तान बनने की क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर टीम इंडिया रवाना हो गई। बीसीसीआई ने भारतीय टीम की एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें खिलाड़ी पीपीई किट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरीन के पीएम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84वें साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में बहरीन के पीएम इजरायल के साथ शांति समझौता करने के कारण चर्चा में आए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में रूस के हेलीकॉप्टर MI-24 पर हमले की खबर है। अटैक के बाद हेलीकॉप्टर आर्मेनिया के यरख गांव के इलाके में गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें बमबारी हो रही है। ये वीडियो अजरबैजान ने जारी किया है। इस बीच आर्मेनिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग युद्ध के आजिज आ चुके हैं और वो आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशयान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हजारों की संख्या में निकले लोगों ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 63 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,46,000। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। फिल्म मलंग के टाइटल
बीजेपी हेडक्वार्टर से पीएम मोदी का प्रहार। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच आज शिखर बैठक। 17वें आसियान समिट को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आर्थिक संकट होगा अहम मुद्दा। भारत और चीन के बीच सर्द मौसम में पिघलते रिश्तों पर जर्फ। 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे दोनों देश। पैंगोंग से 3 फेज में होगी सेना की वापसी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी का एक्शन। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से 7 घंटे तक पूछताछ। अर्जुन रामपाल से आज होगा सवाल जवाब। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 8,593 नए केस। 85 की मौत। कुल 4,60,000 नए मरीज। और दिल्ली की फिर बिगड़ी आबोहवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को खांसी और सांस लेने में हो रही है दिक्कत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कोरोना का रिकॉर्ड मामला सामने आया। लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 8,593 मरीजों की संख्या दिखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश भर में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केसेस सामने हैं। और लगातार ठंड बढ़ती है और ठंड के बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में देखा गया, जहां पे पहले कोरोना कंट्रोल में था। अब यहां भी रिकॉर्ड, हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 8,593 मरीज सामने आए हैं। और लगातार दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं सत्येंद्र, उन्होंने कहा कि हम कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो भी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं और टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है वो 3 गुना बढ़ा दी है। देश भर में अगर बात करें तो 86 लाख नए केस सामने आए हैं। और जिस तरह से ठंड बढ़नी शुरू हुई है, इसी के साथ कोरोना में इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर से पीएम मोदी का प्रहार। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच आज शिखर बैठक। 17वें आसियान समिट को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आर्थिक संकट होगा अहम मुद्दा। भारत और चीन के बीच सर्द मौसम में पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ। 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे दोनों देश। पैंगोंग के 3 फेज में होगी सेना की वापसी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में एनसीबी का एक्शन। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से 7 घंटे तक पूछताछ। अर्जुन रामपाल से आज होंगे सवाल जवाब। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 8,593 नए केस। 85 की मौत। कुल 4,60,000 नए मरीज। और दिल्ली की फिर बिगड़ी आबोहवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को खांसी और सांस लेने में हो रही है दिक्कत। गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब बात पाकिस्तान की करते हैं। जानते हैं, दुनिया भर के मुल्क अपनी तरक्की और अमन के लिए अपनी बात करते हैं। सेना और सरकार दोनों को आगे बढ़ाना है देश को। लेकिन इमरान खान और बाजवा के पाकिस्तान में अलग ही बयार बह रही है। पाकिस्तान के नेताओं और सेना की रोजी रोटी एंटी इंडिया चूरन के भरोसे चलती है। पाकिस्तान में चूरन खूब बिक रहा है और संदेश साफ है कि पाकिस्तान में रहना है तो इंडिया इंडिया कहना है। एंटी इंडियन जो हमारा सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। पाकिस्तान में खूब बिकता है एंटी इंडिया चूरन। पाक में मोदी से चलती है इमरान बाजवा की दुकान। पाक में इंडिया की बुराई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये आजकल हमारी गवर्नमेंट ने एक वतीरा अपनाया हुआ है कि हर बात इंडिया, मोदी और ये सब ले आते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे हटाए जाने के फैसले से सबसे ज्यादा खुश भारत हुआ है।
भारत विरोध पर टिकी है इमरान की राजनीति। आपने भारत को क्यों खुश किया? गवर्नमेंट नहीं कर रही, सारे कर रहे हैं। सियासत के अंदर आपको पता है कि ये मोदी का यार होने के इल्जाम सारे नहीं लगा रहे, सिर्फ गवर्नमेंट लगा रही है। भारत के नाम पर बाजवा सेना को देते हैं हौसला। भारत की जितनी ज्यादा बुराई उतना बड़ा पद। भारत विरोध से चलती है पाक नेताओं की रोजी रोटी। इमरान के मंत्री फिरदौस आशिक ने खोली इमरान की पोल। सियासत के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में रहना है तो इंडिया इंडिया कहना है। भारत की तरह ये पाकिस्तान में भी एक सूबा है जिसे पंजाब कहते हैं। पंजाब सूबे की सूचना और संस्कृति मामलों की मंत्री हैं, इमरान खान के करीबी हैं। नाम है फिरदौस आशिक। लेकिन उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया है। बकौल फिरदौस, पाकिस्तान के हुक्मरानों की रोजी रोटी इंडिया चूरन के भरोसे चलती है। पाकिस्तान में इंडिया का जो जितना कोसता है उससे उतना बड़ा पद और ओहदा मिलता है। फिरदौस ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के पास भारत की बुराई के अलावा कोई दूसरा बड़ा काम नहीं है। आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। इमरान की करीबी ने खोली इमरान की पोल। सियासत के अंदर आपको पता है कि भारत के नाम पर चलती है इमरान की दुकान। दो वक्त का निवाला चाहिए तो भारत को कोसो। एंटी इंडिया चूरन का मुरीद हुआ पाकिस्तान। लेकिन इस तरह हर बात पे कहना कि जनाब वो जी वो तो भारत को खुश करने के लिए, वो तो भारत को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी है कि जो कि भारत भी अगर जिससे खुश हो जाता है अगर, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगला बंदा भारत का एजेंट है। यानी अगर फयाज साहब ठीक कह रहे हैं तो खान साहब के भी अमल से इंडिया खुश हुआ, तो खान साहब कोई मोदी के यार तो नहीं है ना, जाहिर सी बात है। तो ये हमने एक बहुत बड़ी बात को, गद्दारी, भारत, मोदी का, इसको बड़ा आम सा नहीं कर दिया है कि बस हर जुमले में इसका इस्तेमाल करो, इंडिया को खुश करने के लिए कर दिया। ये हो देखिए, ये एंटी इंडियन जो हमारा सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ, वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ। जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। आजकल गवर्नमेंट यही काम कर रही है। सुना आपने? अगर नहीं सुना तो दोबारा सुनिए। देखिए, ये एंटी इंडियन जो हमारा सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ, वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ। जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं, उसी को ज्यादा बेचते हैं, उसी को ज्यादा बेचते हैं। आजकल गवर्नमेंट यही काम कर रही है। मामला समझाने से पहले आइए आपका एक मर्तबा मोहतरमा से तारुफ करा दें। नाम है फिरदौस आशिक। इमरान की बेहद करीबी हैं और कई मंत्रियों का पत्ता साफ करके पाकिस्तान की सूचना और सांस्कृतिक मंत्री बनी हैं। यहाँ तक तो हुजूर सब ठीक था, लेकिन जब मैडम ने जबान खोली तो अपने ही खास इमरान और बाजवा का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिरदौस आशिक ने क्या कहा आपने सुन लिया, अब उसे शब्दों में भी समझिए। पाक नेताओं की रोजी रोटी भारत के भरोसे चलती है। भारत की बुराई करो, बड़ा पद पाओ। भारत की बुराई से चलती है इमरान की दुकान। एंटी इंडिया चूरन की पाक में खूब बिक्री। गवर्नमेंट नहीं कर रही, सारे कर रहे हैं। सियासत के अंदर आपको पता है कि ये मोदी का यार होने के इल्जाम सारे नहीं लगा रहे, सिर्फ गवर्नमेंट लगा रही है। एंटी इंडियन का इसका चूरन गवर्नमेंट बेच रही है, अपोजिशन नहीं बेच रही। देखिए, अपोजिशन ने तो ऐसे ऐसे मसाले बेचे हैं, हाँ। कि जो मोदी के लिए मज़ेदार और लजीज थे, और बैनुल अक़वामी सतह पे मोदी ने उन मसालों की रेसिपीज आगे बैनुल अक़वामी सतह पे बेची हैं। हंसी आती है और इस बात का मलाल भी होता है कि बाजवा और इमरान ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। चीन की चाटुकारिता, सऊदी और तुर्की जैसे मुल्कों की तरफ हर वक्त भीख के लिए हाथ बढ़ाए इमरान कैसे इतने जाहिल हो सकते हैं। भारत की बुराई के अलावा और भी बहुत काम है। पाकिस्तानी आवाम को ठीक से
2 वक्त का खाना ही मैसर करा देते, पानी और बिजली मुहैया करा देते, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल और कॉलेज बनवा देते। लेकिन ये इमरान से ना हो पाएगा। वो तो सिर्फ आतंकियों को पालने के लिए पैसे खर्च करेंगे, इंडिया में धमाके कराने के लिए आतंकियों को फंड देंगे। एंटी इंडिया चूरन बेचने से बेहतर होता कि देश की तरक्की के लिए कुछ काम ही कर लेते। जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा होती है, तो हुकूमत को तो इससे और ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जब आप हर बात पे किसी को कह देंगे ये इंडिया के कहने पे कर रहा है, मोदी के कहने पे कर रहा है, इसको खुश करने के लिए कर रहा है, तो आप लोगों की एक बड़ी फॉलोइंग है, उसको लोग फॉलो करेंगे और फिर ये रीच चल पड़ेगी मुआशरे में हर किसी को एजेंट कहने की। वो फिर अगर हिंदुस्तान के चैनल्स में आपने सुना कि नवाज शरीफ किस तरह हिंदुस्तान का हीरो बना और किस तरह से पजीराई मिली और किस तरह से पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाया गया, तो ये फिर कौमी मफाद में नहीं है। तो अगर लोग ये कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्दा हकायक होते हैं। फिरदौस आशिक ने मीडिया में इमरान सरकार के हर वो पोल खोल कर रख दी जिस झूठ के भरोसे इमरान अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इमरान की करीबी फिरदौस ने आखिर इमरान की पोल कैसे खोल दी। फिरदौस ने कहा कि पीएम मोदी के मसालों की रेसिपी पाकिस्तान में खूब बिक रही है। आजकल हमारी गवर्नमेंट ने एक वतीरा अपनाया हुआ है कि वो हर बात इंडिया, मोदी और ये सब ले आते हैं। आपके मुखालिफिन के भी हर बयान पे आप कहते हैं जनाब कि वो तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो आपके पेशरो थे उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा ये मुझे हटाए जाने के फैसले से सबसे ज्यादा खुश भारत हुआ है। आपने भारत को क्यों खुश किया? ये एंटी इंडियन जो हमारा सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ, वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ। जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। आजकल गवर्नमेंट यही काम कर रही है। अभी तो आपने फिरदौस के बयानों का सिर्फ ट्रेलर भर देखा है, कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज आपको पूरी फिल्म दिखाएगा। आगे बताएंगे कि कैसे इमरान और बाजवा की बेवकूफी ने पीएम मोदी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुना आपने, यही पाकिस्तान का सच है। क्या पाकिस्तान बतौर मुल्क खात्मे की कगार पर पहुंच गया है? पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थान कर्ज के नाम पर पाकिस्तान को पहले ही ठेंगर दिखा चुके हैं। अगर पाकिस्तानी सरकार और सेना अभी भी नहीं संभलती है तो पाकिस्तान में बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाएगा और जनता 2 वक्त के निवाले के लिए एक दूसरे को काटना और मारना शुरू कर देगी। बड़ा सवाल, आखिर इमरान कब तक पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? मोदी साहब, यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। पाकिस्तानी नेताओं की राजनीति पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है। वहां जो नेता जितना ज्यादा भारत की मुखालफत करता है उसे उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी नजीर खुद इमरान खान है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब वो भारत के विरोध में कोई बयान न दे। आज हिंदुस्तान में ये किस तरह की हुकूमत है जो इस तरह का जुल्म इंसानों पे कर रही है? इनको समझने के लिए हमें आरएसएस की फिलॉसफी, उसका नजरिया, उसकी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। आरएसएस वो जमात थी जो 1925 में बनी और जिसके अंदर सबसे बड़ी मोटिवेशन मुसलमानों के खिलाफ नफरत थी। इमरान को भले ही लगता हो कि पीएम मोदी और हिंदुस्तान की बुराई से उन्हें बड़ा माइलेज मिल जाएगा, लेकिन हर बार भारत के खिलाफ छोड़ा गया उनका तीर उन्हीं को जख्मी करता है। हाल ही में उनके एक करीबी मंत्री ने कबूल किया कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट का चूरन सबसे ज्यादा बिकता है, इसलिए सभी राजनेता इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उछालते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की गलत बयानी और बेअदब भाषा भारत और पीएम मोदी के खत को और बड़ा करती जा रही है। अच्छा बिकता है चूरन, लेकिन डेंजरस नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि बदकिस्मती ये रही है कि हमारे जात मुकद्दम रही है, हमारी काज जो है वो सेकेंडरी रही है। तो जहाँ काज सेकेंडरी और जात प्राइमरी हो, उस मुआशरे के अंदर इस किस्म के चैलेंजेस आते रहते हैं। इमरान के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट शायद इसी मसौदे पर काम करती है कि आज
भारत को किस मुद्दे पर घेरा जाए, पीएम मोदी के खिलाफ और क्या बेहुदा और गलत कहा जाए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी कहते हैं कि भारत को लेकर पाकिस्तान जितना झूठ और आग उगलता है, उसे उसका उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। एससीओ समिट में भी पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान दोनों को आड़े हाथों लिया था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कहा। बहुपक्षीय बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों को न उठाया करे, जबकि चीन की तरफ इशारा किया कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं में दूसरे देशों की भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता का चीन को आदर करना चाहिए। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों की पनाहगाह है। इमरान सरकार आतंकियों को पालती है और ये आतंकी सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हर रोज साजिश की नई इबारत लिखते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान अब सिर्फ नाम का ही देश रह गया है। पीएम इमरान है लेकिन वहां हुकूमत चीन की चलती है। सेना पाकिस्तान की है लेकिन आदेश जिनपिंग का चलता है। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले जमकर कर्ज दिया और अब उस कर्ज के बदले पाकिस्तान पर अपना हुक्म बजा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान ने अपना समंदर तक चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें वो अक्सर ये राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान में सब चंगा सी। इसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा, बढ़ाने थे 5 रुपए बढ़ाते थे। रोज का कमाने वाला क्या करेगा। उन दिक्कतों और तकलीफों की फहरिस्त बेहद लंबी है जिससे इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दो चार हो रही है। मसलन कई इलाकों में महीनों से बिजली गुल है, पेशावर रावलपिंडी में पेट्रोल नहीं है, अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं न दवाएं, इस्लामाबाद के कई इलाकों में पीने का पानी तक नहीं है, स्कूल और कॉलेज महीनों से नहीं खुले। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली की हालत है, उसमें अब वो ये कर्ज चुकाने की स्थिति में है नहीं। और इसी की पहली कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि आप कर्ज चुका नहीं सकते, हम आपका कर्ज वेव ऑफ कर देंगे अगर आप हमें गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का इलाका है पीओके में, वो आप 90 साल की लीज पे जो है वो चाइना को दे दें। पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया से कट चुका है। चीन के अलावा उसके पास अब कोई नहीं जिससे वो अपनी मुश्किलें साझा कर सके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 80% से ज्यादा रकम अदा कर रहा है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के लिए लेबर और इक्विपमेंट भी चीन ही दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक साल 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। चाइना की पाकिस्तान को लेकर के मंशा का सवाल है तो जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को आने वाले समय में, आने वाले दशकों में अपने उपनिवेश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। और चाइना इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसके वास्तविक संचालनकर्ता पाकिस्तान की आर्मी और वहां की ISI है। चीन के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति अर्थव्यवस्था में काफी जानी पहचानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जे में कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अपना रंग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन तक, रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक सब चीन की हैं। यानी मदद के नाम पर धीरे धीरे चीन पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और सेना पर अपना कंट्रोल कायम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के कई इलाकों में चीनी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नीलम और झेलम नदी पर चीनी कंपनियां मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मद्देनजर पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से कब्जा करके खराब कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल बांध बनाने के नाम पर चीनी कंपनियां इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करती जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ना तो नदियों के किनारे बचेंगे और ना ही हरियाली वाले इलाके। चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाकर धीरे धीरे पाकिस्तान का हर बेहतर इलाका और संसाधन हथियाता जा रहा है और इमरान खान सिर्फ एक मूक दर्शक बने हुए हैं। इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान का हालते हजरत किसी से छिपा नहीं है। न खाने के लिए खाना है, न अस्पतालों में दवाइयां, स्कूल और कॉलेज किसे कहते हैं नई पीढ़ी को इसकी मालूमात तक नहीं। इतनी हैसियत भी नहीं कि लोग सब्जियां खरीद सकें। उसी मुल्क का एक और बाशिंदा है, नाम है असीम बाजवा।
असीम मियां पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। कायदे से रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर गुजर बसर करनी चाहिए थी, लेकिन साहब के पास अकूत संपत्ति है, इतना पैसा कि पाकिस्तान की गरीबी काफी हद तक दूर की जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल, उनके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? वो अब मुझे जनरल पापा जानी कहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने इस गरीब मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन पेपरोनी पिज्जा से परिचित कराकर एक गुनाह किया है। मुझे इल्जाम दीजिए, बेहतर होगा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन आप देश के लिए मेरी महान खिदमत से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये मामला निजी है और ये मेरी पिज्जा बहादुरी की बात है। कुछ सेकंड पहले आपने जो बयान सुना वो पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा का बयान था। ये सफाई इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने बाजवा पर यह आरोप लगाया कि जैसे जैसे उनकी रैंक बढ़ती गई वैसे ही उनके पास पैसा और रसूख भी बढ़ता गया। पाकिस्तानी मीडिया में सेना और सरकार के खिलाफ बोलने की रवायत नहीं है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। नूरानी ने असीम बाजवा पर आरोप लगाया कि बाजवा अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उन्हें देश के सामने अपनी आय के स्रोत का खुलासा करना चाहिए। अब पूरा मामला समझिए। असीम बाजवा पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। रिटायरमेंट के बाद इमरान के विशेष सहायक नियुक्त हुए। असीम बाजवा CPEC के चेयरमैन हैं। CPEC यानी चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बाजवा पर आरोप लगे कि वो और उनका परिवार अरबों डॉलर के मालिक हैं।